नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा पास करने वाले युवाओं के बारे में। युवाओं के आंखों में जन्म लेती है, लेकिन सही दिशा में कड़ी मेहनत करने वालों का ही ख्वाब पूरा होता है। आज हमारे साथ अतुल जी और सौम्या दोनों लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने टॉप किया है। अतुल जी ने ओवरऑल टॉप किया है और सौम्या जी की बात करें तो उन्होंने महिलाओं में टॉप किया है और वैसे इनका रैंक दूसरा है। तो सबसे पहले तो आपको टीवी 9 की तरफ से बधाई। और अतुल जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। बधाई के सिलसिले में पहला भाव नतीजा देख के जो आया वो क्या? अतुल जी, रिजल्ट देखने के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन आपको रिजल्ट देखने के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन आया वो क्या था? अतुल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो अतुल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर, मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ, सॉरी। ठीक है, तब तक हम सौम्या से बात कर लेते हैं। सौम्या उन्नाव की रहने वाली है और महिलाओं में इनका फर्स्ट रैंक रहा, वैसे ओवरऑल इनका सेकंड रैंक। तो सौम्या जी, जब फर्स्ट रिएक्शन आपको अपना रिजल्ट देखने के बाद कैसा फील हुआ? सर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता ही नहीं चला। ये मुझे रिपोर्टर्स के थ्रू ही पता चला। उनका ही कॉल था कि यू शुड चेक योर फोन, कॉल मी बैक। उसके बाद मुझे पता चला कि ये शायद, मैंने बोला कि मेरी एसडीएम में रैंक है। फिर अपनी सिस्टर के थ्रू मुझे पता चला कि मेरी सेकंड रैंक है। तो हार्ड था इंटरनलाइज करना, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते ये रैंक। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? किस अटेम्प्ट में आपने ये रैंक हासिल की? फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट? सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। तो मतलब कैसे, मतलब आप, वैसे आपका अगर देखा जाए तो 10th में भी आपके 92% मार्क्स थे। तो क्या मतलब किस तरीके से आपने पढ़ाई की? सर, ये फोकस्ड ग्रेजुएशन के बाद मुझे ये पता चला कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। और मेरे फ्रेंड्स थे कुछ जो इन पोस्ट पे हैं, तो उनके थ्रू मुझे गाइडेंस मिला। और टीचर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे, उनकी हेल्प, मेरे टीचर्स का सपोर्ट मिला। तो आई वुड से उनकी वजह से मैं यहाँ पर। ओके, अतुल जी हमारे साथ भी कनेक्ट हो गए। अतुल जी, आपका भी स्वागत है और आपको बधाई नहीं मिल पाई टीवी 9 की तरफ से, आपको बधाई। आपने यूपी टॉप किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका भी फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर रिजल्ट देखने के बाद क्या था? इससे पहले भी आपने टॉप सर, ये तो कोई किया था एग्जाम? जी सर। बेसिकली 2019 में बीडीओ के पद पे मेरा चयन हुआ था और उसी वर्ष 2019 की एसीएफ परीक्षा में भी मेरा पहला रैंक था। तो इस बार मेरे पेपर अच्छे हुए थे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली क्या रैंक आएगी। पेपर अच्छा हुआ था, आई वाज कॉन्फिडेंट कि सिलेक्शन होना चाहिए ठीक रैंक के साथ, बट फर्स्ट रैंक यू कैन नॉट प्रेडिक्ट सर। तो मतलब ये आप श्योर थे? आप फिर वीडियो पे आपका चयन हो गया था, फिर आपने उसको छोड़ दिया, फिर आप तैयारी करने लगे? क्या आपको पता था क्या कि आगे आप कभी ना कभी यूपी टॉप करेंगे? सर, ये तो वही सर, ये नहीं कह सकते थे। हाँ, ये था कि डिप्टी कलेक्टर की प्रोफाइल स्टेट पे बेस्ट प्रोफाइल है, तो वर्क डाइवर्सिटी बाकी सब प्रोफाइल से बेटर है। तो उस हिसाब से ये था कि एक अटेम्प्ट और देना है, और इसलिए फिर 2021 का दिया था। और उधर गैप भी था ज्वाइनिंग और नई मतलब पोस्टिंग के बीच में। तो अभी मैं एसीएफ में की ट्रेनिंग कर रहा हूँ कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी लीव लेके मैं इंटरव्यू देने गया था, और फिर इधर से 2-3 महीने में फिर रिजल्ट आ गया। तो ओके, आप फॉरेन की भी नौकरी छोड़ के आए? ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि फॉरेन की नौकरी छोड़ के आए आप। आपको मैं जी मैं यूएस गया हूँ। फॉरेन में मैंने जॉब नहीं की, मैं यूएस में मैंने इंटर्नशिप की हुई है। लेकिन मैं जब जॉब करता था वो अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड की कंपनी है गुड़गांव में, मैं वहाँ पे वर्क करता था एज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो काफी सेट लाइफ थी उस टाइम पे, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे मोनोटोनस सा लगा, तो मैंने यूपीएससी के लिए फिर ट्राई किया वहां से। तो मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 2 मार्क्स से नहीं हुआ था, तो फिर यही था वापस प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर, तो इसी वजह से ये मुझे सही लगा, तो फिर मैंने इस बार दिया। सौम्य, ये आपके पास आते हैं, तनाव बहुत होता है एग्जाम को लेके,
ऐसे में आप इससे कैसे निपटते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, कितना मतलब कितने घंटे पढ़ते हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपका एज भी 25 है, आपने सेकंड अटेम्प्ट में निकाला है, और वो भी रैंक भी आपका, अगर वुमेन्स में महिलाओं में रैंक देखें तो फर्स्ट रैंक है आपका, तो क्या मतलब आप कितने घंटे की आपकी रीडिंग होती है, कैसे आप पढ़ती हैं? सर ये टारगेट बेस्ड स्टडी रहती है, कोई भी घंटे बेस्ड नहीं रहती। आपको ये पता होना चाहिए कि आप टारगेट्स क्या क्या है। अगर आपको डेली, हेलो सर, एम आई विजिबल? हाँ जी। यस सर। तो आपको डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और आप ये इंश्योर करें कि आप डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन करें। आपने जो टारगेट्स डिसाइड किए हैं उनको अगर आप डेली कंप्लीट करते हैं तो ओवर थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम आप उस प्रिपरेशन मोड में रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। तो आप अपना, आपकी रीडिंग टाइम कितना होता था, आप कितने घंटे देती थी? सर मैंने वही बताया, मैं घंटे बेस्ड स्टडी नहीं करती थी, वो वेरी करता है। आपके टारगेट आपने जितना लिया है वो उस बेसिस पे होता था, कभी 6 घंटे कभी 8 घंटे ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ अगर आप, ऐसा है कि आप यूपी पीसीएस से संतुष्ट हैं कि आगे आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस के लिए जाएंगे? यस सर, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश जारी रखूंगी उस तरफ ही, जितना भी मेरी तरफ से हो पाएगा। थैंक यू। अतुल जी, अगर जो भी हमारे दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या बताएंगे, क्या रणनीति लेके आप पढ़ते थे, क्या मतलब आपका होता था, किस माइंडसेट से आप पढ़ते थे, तनाव को कैसे दूर रखते थे, क्योंकि आपकी फैमिली भी है, आपने बहुत एग्जाम किया, कई एग्जाम दिया, कई जगह आपको रिजल्ट सही नहीं मिले, 2 नंबर जैसे आपने बताया आप पिछड़ गए, तो ऐसे समय में तनाव कैसे दूर रखे रहे, वो मतलब जो निगेटिव रिजल्ट आए हैं उस प्रेशर को कैसे हटाएं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है। मतलब एक कह सकते हैं बेटिंग टाइप का है, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट। तो इसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा वो, मतलब, और उसका कोई मैं शॉर्टकट बता नहीं सकता। वहाँ पे ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ऐसी चीजें सेटबैक्स हो सकते हैं, तो फिर आप या तो एक बैकअप स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, या फिर मुझे कितना टाइम देना है, या फिर ये अगर मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, या कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। तो अगर ये माइंडसेट रहेगा तो थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्यों परस्यू कर रहे हैं और कितना टाइम देना है, तो उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। और जल्दी अगर क्लियर करना है एग्जाम, तो जो बेस्ट आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो ये कि फोकस स्टडी करिए, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग करिए, बेसिक्स पे स्ट्रिक करिए, और बुक्स मिनिमम बुक्स रखिए जो कि स्टैंडर्ड बुक्स है। उनके बेसिस पे अगर आपकी प्रिपरेशन रहेगी तो फिर काफी कम टाइम में सक्सेस मिल सकती है। सौम्या, आते हैं कि अभी बीच में आपने 2021 का रिजल्ट जारी हुआ है, हमने 2019-2020 में कोविड का दौर देखा। ऐसे टाइम में ऑनलाइन क्लासेस ने ज्यादा बेनिफिट किया या फिर आपका घर पे सब बैठे थे? तो उस समय तो स्कूल कॉलेज तो खुले नहीं थे, तो आप पढ़ाई कैसे करती थी? सर ये आई वुड से कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए गोल्डन टाइम था, क्योंकि ऑल्दो अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए तो आपको एम्पल टाइम मिला उस टाइम में। और क्योंकि ऑल्दो कोचिंग्स और ये सारी चीजें बंद थी, पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर आपको ये पता है कि आपको कहाँ से रिसोर्सेज क्या पढ़ने हैं, कैसे आपको नोट मेकिंग करनी है, तो वो टाइम में वो सब आप कर सकते थे। और उसी बीच में ही मेरी प्रिपरेशन हुई। ये थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल था, लेकिन इट डिड नॉट अफेक्ट मी दैट मच। अच्छा अतुल जी, एक मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, सही सब्जेक्ट अगर पीएससी या यूपीएससी किसी को करना है तो सही सब्जेक्ट का चयन करके भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्या? ऑप्शनल के लिए शायद आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, देखिए ऑप्शनल मतलब अभी, जी देखिए यूपीएससी में तो मुझे लगता है बहुत ही फेयर गेम होता है, और अभी यूपी पीसीएस भी ऐसे ही हो गया है कि पहले, क्या मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मे बी रॉन्ग, बट 4-5 साल पहले तो काफी ह्यूमैनिटीज की तरफ स्क्यूड था सिलेक्शन, मैथ्स वगैरह से सिलेक्शन होते नहीं थे बिल्कुल भी। तो बट अभी आप देखिएगा तो टॉप 50 में आप देख लीजिए तो आपको मतलब 15 अगर इंजीनियरिंग से मिलेंगे, साइंस से मिलेंगे, तो फिर 20-25 आपको ह्यूमैनिटीज से भी मिलेंगे। तो अभी आप जो है ऑप्शनल का सिलेक्शन वो करिए जो आपके इंटरेस्ट है, ठीक है, और इंक्लिनेशन है आपका, थोड़ा बैकग्राउंड है, इन सब का कॉम्बिनेशन देखिए, क्वेश्चन पेपर पिछले साल के देखिए, उनसे आपका क्या कंफर्ट जोन है। तो बहुत मतलब ये नहीं है कि किसी ने लिया, टॉपर ने लिया, ये किया वो किया, वो आपको क्या सूट करता है, आपका किसमें अंडरस्टैंडिंग है, किसमें आपकी ग्रिप अच्छी है, और फिर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके वो बेटर रहेगा। क्योंकि ये सवाल आपसे इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आपने इंजीनियरिंग करने के बाद आप आए, तो क्या आपको ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा?
इंजीनियरिंग करने में मतलब मेरे लिए ये था कि मेरा मैथ्स, मैं बायोटेक्नोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैथ्स मैंने खुद ही से पढ़ा है, लेकिन ये है कि मैथ्स मेरा इंटरेस्ट था और मैथ्स मेरा मुझे लगता है कि बेसिक्स मेरे अच्छे थे और इस वजह से मैथ्स मेरा नेचुरल चॉइस था। लेकिन ये है कि यूपी पीसीएस और स्टेट एग्जाम्स में जनरली मैथ्स को लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज वो बोलते हैं कि बहुत ही स्केलिंग और ये सब इधर की चीजें होती हैं और पेपर भी जनरली टफ लेवल का आता है यूपी पीसीएस का मैथ्स का, और इस वजह से जनरली लोग नहीं मतलब अवॉइड ही करते हैं वो, कुछ मतलब ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन या कुछ भी और ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैथ्स ही ले। तो अगर आपका मतलब बेसिक सही है और उस चीज में आपका इंटरेस्ट है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक मतलब सही स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप कौन सा ऑप्शनल उसमें देखें। सौम्या, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे, आप किस सब्जेक्ट से थे? सर मेरा ऑप्शनल भूगोल था। अच्छा, भूगोल से आप पढ़ी थी, तो जैसे मैं बता रहा था मैथ और ये सब, आपने उसकी तैयारी कैसे की, क्योंकि आप तो भूगोल के स्टूडेंट थे? जी, यूपी पीसीएस और यूपीएससी में भी जो मैथ्स है, अगर आप ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट हैं तो मैथ्स अब सीसैट में लिमिटेड कर दिया गया है, वो क्वालिफाइंग पेपर है सिर्फ, तो आपको उतना तो पढ़ना पड़ेगा जितना उसको क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है, लेकिन बाकी फोकस आप उस सब्जेक्ट्स पर रखिए जो आपके मेंस में आएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स आपको क्लियर करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है, बट वो आपके मार्क्स मेरिट में उसके नहीं जुड़ते हैं, तो मेंस पे आप बाकी फोकस दीजिए जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और जो भी आपका ऑप्शन दैट वुड बेनिफिट। ओके, सौम्या आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी अतुल, मैं आता हूँ सौम्या आपके पास। अतुल जी, आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आपकी शादी हो गई है? जी जी मैं मैरिड हूँ जी। और बच्चे भी हैं? हाँ जी, मेरे पीछे ही हैं, चिल्ला रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही, इसीलिए मैंने पूछा। आपके बच्चे तो पापा 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 मतलब बच्चों का डिमांड पूरा करते हुए पापा का टॉप कर जाना, ये कितना बड़ा चैलेंज है। मतलब घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, और आप सुल्तानपुर के रहने वाले, शायद प्रतापगढ़ में रहते हैं, और पत्नी के परिवार को संभालना, अपने परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, बीवी को संभालना, इन सब संभालने के साथ और ये तैयारी करना कितना बड़ा चैलेंज है सर? चैलेंज तो ये बहुत ही मतलब सीरियस चैलेंज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप जैसे मैरिड हो फिर प्रिपरेशन जोन में चले जाएं तो फिर वो सुपर चैलेंजिंग हो जाता है, बट फिर वही है कि आपको समझना पड़ेगा लाइफ की प्रायोरिटीज क्या क्या है और आपका पार्टनर आपको कितना कोऑपरेट कर रहा है। पार्टनर के कोऑपरेशन के बिना मैरिज के साथ प्रिपरेशन इज नॉट पॉसिबल। तो मेरी वाइफ काफी उन्होंने हेल्प किया और मोटिवेट किया, तो इसलिए काफी ये मतलब स्मूथ हो गया। बहुत स्मूथ तो नहीं रहता क्योंकि चैलेंजेस एनीवे एनी हाउ विल कम, लेकिन हाँ ये है कि मतलब प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया। अच्छा, मतलब यानी हर सफलता पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो आपकी सफलता के पीछे भी महिला का हाथ है? जी जी, मेरी माता जी का और मेरी पत्नी का। अच्छा, दोनों का। तो मैं आपके साथ आते कि आज के अगर हम न्यू जनरेशन को देखें तो वो क्लब और पब इस पे थोड़ा ज्यादा करते हैं, मतलब जाते हैं। आप उन्नाव की रहने वाली, उन्नाव से लखनऊ की दूरी देखा जाए तो बस क्षणिक सा है। तो क्या आप कब क्लब जाती हैं, पब जाती हैं, पार्टी करती हैं, कि या फिर आपका ज्यादा टाइम स्टडी में जाता है? सर मैं बाय नेचर अंतर्मुखी हूँ, इंट्रोवर्ट, तो पार्टिंग और इस सब में मुझे इतना ज्यादा कभी इंटरेस्ट नहीं था, तो ये मेरे लिए कभी इश्यू नहीं था। सोशल मीडिया और इनसे मैं इन जनरल भी अवॉइड करती थी, पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस प्रिपरेशन में आने के दौरान मैं इनसे कट गई, वो वैसे भी मेरे नेचर में नहीं था। तो जितना जरूरी था उतना कनेक्टेड थी, पर ऐसे में बहुत ज्यादा कनेक्टेड वैसे भी नहीं थी, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, सोशल मीडिया का आया, तो क्या आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और ये यूज करती हैं कि बस फोन, सर मैं स्मार्टफोन है? यस सर, मेरे पास स्मार्टफोन है और स्टडी के लिए मैंने इसका भरपूर यूज किया है। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहिए आपको, वो यूजफुल है, और फोन इन जनरल गलत नहीं है। उसका बेनिफिट आपको कितना मिलेगा इस पर निर्भर करता है कि आप उसका यूज किस तरीके से करते हैं। और सोशल मीडिया की बात है तो मैं व्हाट्सएप पर हूँ, क्योंकि वहां से मुझे मेरे फ्रेंड्स और वो सभी लोग कनेक्टेड हैं, बाकी मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ। अच्छा, यही सवाल अगर अतुल जी आपसे ले कि फोन, सोशल मीडिया पे आप हैं और उस पे कितना देर आप टाइम स्पेंड करते हैं?
बेसिकली सोशल मीडिया पे एक टेलीग्राम होता है, तो टेलीग्राम में जनरली जो ग्रुप बन जाता है प्रिपरेशन वाले लाइक माइंडेड पीपल का, वहाँ पे कंटेंट शेयर कर सकता है, किसी ने नोट्स बनाया है, कोई जैसे मैं मैथ्स मेरा ऑप्शनल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं सॉल्व हो रही है तो ग्रुप पे डाल दिया, तो लोगों ने फिर ट्राई किया, किसी से हो गया या फिर किसी को प्रॉब्लम है मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जो ग्रुप स्टडी का कंसेप्ट आप जो है 10 लोगों के साथ फिजिकली मतलब जैसे एक रूम में शेयर करना और ऐसे एक हॉस्टल में, वो करने के बजाय ये आप डिजिटल मीडिया पे एक ग्रुप स्टडी टाइप का हो सकता है। तो आप जो है जितना आपको आइसोलेटेड रहना चाहें आप आइसोलेटेड भी रह सकते हैं, और जितना आप कनेक्ट होना चाहें वो आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है इस पे। लेकिन हाँ ये है कि उसमें मतलब फिर अब जैसे फोन है आपके पास तो आप जो है यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो, आप जो है नेटफ्लिक्स पे भी जा सकते हो। वो कंट्रोल आपको रखना है एग्जैक्टली कहाँ पे कैसे यूज करना है, वो टेक्नोलॉजी है, कैसे आप यूज करते हैं दैट्स अप टू यू। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आगे अतुल, अगर जो पीसीएस एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे हो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कैसे वो तैयारी करें, कैसे वो रूट सेट करें, कैसे अपना लैंडमार्क सेट करें? जी जी मेरे ख्याल से देखिए इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, सभी को पता है। तो पहली स्टेज जो प्रीलिम्स की होती है, तो उसमें प्रीलिम्स के लिए मतलब कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो फैक्चुअल स्पेशली स्टेट पीसीएस में, यहाँ पे यूपी पीसीएस में फैक्ट्स थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनका जो है जो भी है, जैसे पूर्वालोकन आता है घटना चक्र का, वो उससे काफी ज्यादा फैक्ट्स और अच्छे से वो हो जाता है कवर। और वो अगर आपने अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएंगे कि मेरा जो है मेंस मुझे देना है। तो फिर आपको जो 2 ढाई 3 महीने मिलेंगे प्री और मेंस के बीच में, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर मेंस के लिए ये है कि आपका ऑप्शनल क्या है। जैसे मेरा ऑप्शनल मैथ्स था, तो मैं मैथ्स में मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, क्योंकि मैथ्स यूपी पीसीएस का मतलब अच्छे स्टैंडर्ड्स का होता है। यूपीएससी के मतलब समकक्ष होगा कि नहीं ये तो डिबेटेबल है, लेकिन हाँ ये कि काफी अच्छे लेवल का होता है मैथ्स। तो वहां पे भी मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। तो ऑप्शनल की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जीएस में जो आपके 50-60 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, हर एक बुलेट पॉइंट्स पे आप जो है 1 या 2 पेज का एक नोट्स रखिए, ताकि आपको कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा सिलेबस से ही आने हैं, डायरेक्टली सिलेबस से क्वेश्चन उठाया जाता है, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो। तो सिलेबस पे और फिर उसको करंट अफेयर्स से सब्सटेंशिएट करना है। तो 1-2 पेजेस का नोट्स रखिए, 50-60 जो भी बुलेट पॉइंट्स अपने दिए हुए 4 पेजेस में, तो उनपे करिए। और फिर एक क्वेश्चन डेली लगाइए। मेरा तो जैसे जीएस जिसको स्ट्रॉन्ग करना है, एक क्वेश्चन रोज लगाइए। एक क्वेश्चन कोई भी है किसी जैसे इनसाइट्स है, कई कैसे मतलब ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उसको लगाइए क्वेश्चन, और उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को एनालाइज करिए, किसी से दिखाइए आंसर जो भी है। बहुत ओवरबर्डन मत करिए, पहले बेसिक्स कवर करिए, क्वेश्चन एक क्वेश्चन करिए, फिर 2 क्वेश्चन बढ़ाइए, और जैसे जैसे समय आपका मतलब नजदीक है, एग्जाम नजदीक है, आप 5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं पर डे का। ठीक है, सौम्य आपसे पूछते हैं पहले, तो आप आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे मम्मी पापा, मेरी दादी और मेरी एक छोटी बहन है और एक सबसे छोटा भाई। अच्छा, ऐसे में आप सबसे बड़ी हैं तो आपके पास जिम्मेदारी भी होगा परिवार में काम का, तो ये बैलेंस कैसे करते हैं घर में घर का अंदर का काम, फिर क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके पास ये भी जिम्मेदारी होता है, उन्हें घर के अंदर किचन भी देखना होता है, बाहर स्टडी भी करना होता है और हर चीज देखना होता है, तो ये कैसे आप बैलेंस करती हैं? सर मुझे मेरे पेरेंट्स इसमें बहुत सपोर्टिव थे। मेरी मम्मी ने हमेशा ये इंश्योर किया कि तुम अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर दो, ये जो घर का काम करने के लिए ये यहाँ पर मैं हूँ। तो उस तरफ से मैं बिल्कुल निश्चिंत थी, वहां पर मुझे कोई ये चीज ऐसा फेस नहीं करना पड़ा। पढ़ाई तो ये मेरी फैमिली का सपोर्ट, आई थिंक ये रीजन है कि मुझे ये हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं थोड़ा दूर रह पाई। अच्छा, एक बार क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया, जो आप लोग दूर रहते हैं, सोशल मीडिया पे सबसे पहले अगर आप पास करें तभी रिलेटिव आते हैं और फेल हो तभी रिलेटिव आते हैं। अतुल जी, इस चीज को आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस बार आप टॉप किए तभी रिलेटिव आए होंगे और जब विफल होते होंगे तभी रिलेटिव आते हैं। ये रिलेटिव वाला बर्डन कैसा रहता है कि बाबू इस बार क्या पास हुए या फेल, ये वाला सवाल कितना बड़ा होता है? ये सवाल ही कितना बड़ा थोड़ा होता है? सा सवाल है, बड़ा तो नहीं है, बड़ा बन जाता है, बिकॉज सोसाइटी है, सोशल, वी आर सोशल एनिमल, तो सोसाइटी में रहना है, तो अफेक्ट हम नहीं होंगे अफेक्ट, ये कहना तो गलत ही होगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ती है। और जैसे मतलब बहुत अफेक्टेड होने का बनता नहीं है, थोड़ा सा वैसे भी आप जब सीरियस प्रिपरेशन मोड में जाएंगे, सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि आप कट ऑफ हो ही जाते हैं मोर और लेस। तो फिर लोगों को भी लग जाता है प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, कोई किसी ने पूछा ठीक है, हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा उसको माइंड नहीं करना है, अपना जो गोल है उस पर चलते रहिए, और फिर एक टाइम के बाद फिर जब सक्सेस आएगी तो फिर उस हिसाब से फिर आप सेलिब्रेट भी करेंगे। ठीक है सौम्य, आपने तो क्लास 12th में भी अच्छे रैंक लाए थे, आपका तभी नाम हुआ था। ऐसे में रिलेटिव आपके हर एग्जाम के बाद आपसे पूछते होंगे बेटा इस बार क्या रिजल्ट,
तो वो बर्डन रहता है कि नहीं, कि इस बार जैसे मम्मी के बगल वाली आंटी क्या कहेंगी, बुआ जी क्या कहेंगी, वो वाला दबाव रहता है क्या एग्जाम में जाते समय? सौम्या, आवाज मिल रही है आपको मेरी? सौम्या को मेरी आवाज नहीं मिल रही, तब तक अतुल जी आपके पास ही आते हैं कि अगर जो हमारे इस समय जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो वो अगर उनके लिए अगर आप आगे के लिए कुछ सलाह देना चाहें कि जी, आगे के लिए मैं मतलब यही बेसिक चीजें जो मैंने भी बता रखी है कि आपको जैसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स सभी को पता होती हैं, तो उसमें जैसे लक्ष्मीकांत हुआ पॉलिटी में, और इकोनॉमी में मृणाल के नोट्स कहीं से या फिर मृणाल के वीडियोस कहीं से वो आप देख लें। मृणाल के फ्री के वीडियोस पड़े हुए हैं बहुत अच्छे, और वही ज्योग्राफी में रजतानी मैम के हैं, वो भी मृणाल की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, मृणाल सर के। तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता मैं बताती नहीं हूँ कि मैं किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें हर फेज के बारे में आप अनसर्टेन रहेंगे। प्रीलिम्स देने के बाद भी आप श्योर नहीं होते कि आपको क्लियर होगा कि नहीं, मेंस के बाद भी यही रहता है। यस, यानी मतलब आप डिस्क्लोज ही नहीं करती कि एम आई विजिबल? हाँ सौम्या, मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास नेटवर्क नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा नेटवर्क एरिया में। तब तक मैं अतुल जिसे जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या नोट्स, मतलब कौन सी पढ़ाई करें, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं दर्शक वो कैसे तैयारी करें। आपके बच्चे इसमें बहुत खुश है, मैं समझ सकता हूँ, हम आपका समय ले रहे हैं, उनको कहिए उनके पास तो आप हैं ही, थोड़ा आपके इस वीडियो से, आपके इस मैसेज से आगे आने वाले भविष्य तैयार हो सकते हैं। इसलिए मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे तैयारी करें। जी, देखिए सबसे पहले तो वही जैसे मैं बता रहा था कि जो अपने स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मोस्टली लोगों को पता होता है, तो मैं यहाँ पे उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो वो लक्ष्मीकांत है या फिर स्पेक्ट्रम है, मृणाल के वीडियोस हैं, तो वो इस बेसिक बुक्स के और बेसिक जो कंटेंट है उसके अराउंड तक करें। मतलब आप डाइवर्ट ना हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती, तो ऐसा लगता है कि शायद मैं दूसरी किताब से पढ़ूं तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ऐसा वो क्या होता है कि फिर एनर्जी डाइवर्ट होती है, टाइम डाइवर्ट होता है। इससे बढ़िया कि आप जो आपका बेसिक कंटेंट है जिससे कि सारे लोग पढ़, देखिए जैसे अपने 10th का एग्जाम होता है या 12th का एग्जाम होता है, उसमें फिक्स बुक है, उसी को पढ़ के कोई पहला रैंक लाएगा और उसी को पढ़ के कोई फेल हो जाएगा। सेम कंसेप्ट अपना यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, उसमें अप्लाई होता है। तो बहुत डाइवर्ट नहीं होना है कि हमको जो है कई 10 तरह की किताबें पढ़नी है। लिमिटेड सोर्स रखिए, जो ज्यादातर लोग पढ़ते हैं उस पर रहिए। थोड़ा बहुत डाइवर्जन, ऐसा भी नहीं, इतना फ्लेक्सिबल रीडर भी नहीं होना है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट वो करिए जो कि पढ़ने के तरीके में एक्सपेरिमेंट करिए, स्टडी मटेरियल में नहीं, मेरे ख्याल से। और उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया, प्रीलिम्स पे आपकी बहुत ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। यूपीएससी में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे आप जितने टेस्ट लगाओगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यूपीपीसीएस में भी, मतलब आपने यूपीएससी कर रखा है तो उसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा। अगर कोई यूपीपीसीएस में टेस्ट मतलब प्रीलिम्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो वही टेस्ट सीरीज लगाइए। घटना चक्र का पूरा अवलोकन है, वो काफी अच्छा कंटेंट है, उसको कर सकते हैं। और उसके बाद मेंस के लिए फिर सर वही है, मैंने विजन का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल था उससे मैंने देखा था, तो उसमें बुलेट पॉइंट्स में सारे जो भी अपने सिलेबस में दिए हुए 60-62 पॉइंट्स हैं बुलेट में, ये 4 जीएस के पेपर्स में, तो उन सब से कंटेंट आप 1-2 पेज का बना लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स, तो ये आपका चारों जीएस का पेपर हो गया। और फिर एसे के लिए आप जीएस से ही आपका कंटेंट पूरा हो जाएगा जो भी है। बस आप एसे की स्ट्रक्चरिंग सीख लीजिए, कैसे ऐसे करना होता है। इसे बेसिकली जितना भी जीएस के सिलेबस को आपने पढ़ा हुआ है उसको ध्यान रख करके आप अगर करेंगे और उसको स्ट्रक्चर बनाइए और लोगों को एक मिनट हाँ, तो वहां से आपका जो है ए से सही हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर जैसा ऑप्शनल है, एक ऑप्शनल आप अपने इंटरेस्ट का सिलेक्ट करिए, और उसके बाद फिर जो है ऑप्शनल में आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मैथ्स है या किसी का जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, तो वहां पे फिर आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी। मैथ्स में अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही किया, 0 आपको मिलेंगे अगर आपने लास्ट के स्टेप में गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मेरा ऐसा हो चुका है 2019 में। तो 0 मार्क्स मिल जाते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 नंबर मिले थे, मैं पूरा ही किया हुआ था, लास्ट में 1-2 स्टेप्स गलत हो गए थे। तो इस तरह की चीजें हो जाती है मैथ्स में। जी जी, तो वहां पे आपका मतलब मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही थिन होता है, जो कि लोगों को ये मतलब एक मिथ बना हुआ है कि मैथ्स है तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैथ्स बहुत ही रिस्की टॉपिक है, बहुत ही ह्यूज सिलेबस है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही थिन है, और उसमें मतलब 300 350 का सही करके आना भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो आपका जो भी ऑप्शनल है आप उस हिसाब से प्रिपेयर करिए, ये आपकी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी रहेगी। एक अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। सौम्य हमारे साथ अब नहीं है, तो इस सवाल का जवाब अब आप ही से लेते हैं
चलिए सौम्य आ गई जी, हैं, जी। उनको भी हम जोड़ लेते हैं। एक सवाल आपसे ये कि एक मिनट बेटा। जॉब करने वाले बंदों को, जो भी जॉब कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए? मतलब क्या उन्हें जॉब और तैयारी में कितना टाइम देना चाहिए? एक मिनट बेटा, बस 1 सेकंड। हाँ। मैं अतुल जी, लास्ट सवाल आपका, फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को जी, 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 जी। क्योंकि जी, ज्यादा जी, ले जी। रहे हैं। सॉरी, एक सॉरी, लास्ट प्लीज़, सवाल, जॉब कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कैसे जॉब और तैयारी जो देखिए, मतलब ऐसे कुछ है जी, जी, जो जी। डिटेल ज्यादा हो, जॉब भी कर रहे हैं और उन्हें तैयारी भी करनी है, तो ये दोनों मतलब जॉब भी कैसे करें और तैयारी भी कैसे करें, उनके लिए कोई सलाह? जी, जी। देखिए, जॉब और प्रिपरेशन, अब ये बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से ईज़ी टास्क नहीं है, बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जॉब के साथ प्रिपरेशन भी आप कर लें, तो मतलब ये बहुत मैं डिस्करेज नहीं करूँगा, एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही स्मार्टली करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर आप ये भी है कि हाँ, आपका एक साइड आपको जो पैसा आ रहा है, आपकी स्टेबिलिटी है, दूसरी साइड आपकी प्रिपरेशन है। तो आपको एक कहीं न कहीं एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस मतलब द्वंद में रह चुका हूँ 2014, 15, 16 में। तो फिर उस टाइम पे मैंने फिर वही जो डिसीजन लिया था, व्हाट सूटेड मी बेस्ट। तो फिर आपको अपनी कॉल लेनी है, बहुत ही टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंटली करना पड़ेगा अगर आप दोनों चाहते हैं। जी। ओके अतुल जी, थैंक यू आप जुड़ने के लिए। सौम्या भी हम आपसे और बात करते रहेंगे, और एक बार और आपको टीवी9 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। और सौम्या, आपसे बात करते हैं अब, क्योंकि अतुल जी को परिवार भी देखना है, इसलिए उनको जाना, उनका बच्चा बार बार परेशान कर रहा था। आपसे कुछ सवाल समझते हैं कि आपकी एज 25 है, आपने सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड रैंक लेते हैं, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो आप स्टडी कैसे करती है, प्लान कैसे करती है, उस पर एक बार शुरू से। सर मैं प्रीलिम्स से शुरू कर रही हूँ। प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक बुक्स हैं वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्रीराम आईएएस की इकोनॉमिक्स की बुक आती है वो पढ़ी थी, और वैसे ही जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसकी लिस्ट अवेलेबल है मोस्ट प्लेटफॉर्म से, वो आपको कवर करनी पड़ेगी। उसके साथ ही कुछ जो अलग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कीजिए। जो मैंने गलती करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो यही थी कि मैंने यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं एनालाइज किए। तो जब वो मैंने एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि उनका नेचर बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। तो घटना चक्र आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जैसे वो मैंने इस बार सॉल्व किया था 2021 अटेम्प्ट में, तो दैट हेल्प मी। तो आप खुद देखिए कि आप किस एरिया में वीक है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। और सीसैट के लिए आपको बस जनरल स्ट्रेटजी जो मैथ्स है, वो 10th लेवल तक की मैथ्स आती है और रीजनिंग, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसको करने के बाद आप प्लीज ये इंश्योर करें कि टाइम विद इन गिवन टाइम आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, रिवाइज कर पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स यू विल डू इट दिस वे। मेंस के लिए हर एक पेपर की अलग स्ट्रेटजी है, जैसे जीएस1 के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। मेंस में फोकस आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग पे करिए। हम कंटेंट पे कई बार बहुत फोकस करते हैं, लेकिन आंसर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप उसको जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर, उस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं या नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैथ्स बनाना, डायग्राम्स बनाना, ये आपके आंसर्स को एनरिच करेगा। तो दैट वुड बी फॉर जीएस1, 2 एंड 3। जीएस4 के लिए आई थिंक अगर आप एथिकल माइंडसेट में खुद अपने आप, आपकी पर्सनैलिटी एथिकल है, आप मॉरल इंसान है, आप वैसे सोचते हैं, तो क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर वैसे कर पाएंगे। और केस स्टडी के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस तरीके से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शनल के लिए तो आपका सब्जेक्ट रहेगा ही जिसमें आप कमांड होनी चाहिए, जिसके आप नोट्स वगैरह बनाएंगे। और सर दिस वाज ऑल फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जो कई बार लगातार तैयारी देते हैं, 4-5 बार पेपर दे देते हैं, उनके पास तो एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको एक आइडिया हो जाता है पेपर क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, वो बहुत ज्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है, लगातार तैयारी करेंगे, साल भी बढ़ जाते हैं। आपने दूसरी बार में निकाल लिया, तो वो जैसे कहते हैं 10 साल का सफर आपने 2 साल में पूरा कर लिया। तो 10 साल का सफर, और जो भी दर्शक इस समय में देख रहा है, अगर वो 2 साल में पूरा करना चाहे, 1 साल में पूरा करना चाहे, तो उसको किस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, क्या तैयारी करनी पड़ेगी, किस सब्जेक्ट को पहले चूज करना पड़ेगा, किस विषय पे ज्यादा उन्हें पकड़ बनानी पड़ेगी, कैसे अपने सब्जेक्ट को चूज करें, या किस चीज को वरीयता दें, मतलब फर्स्ट। सर इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो सेट है वो आपके लिए एज अ रूल ऑफ गाइडेंस काम करेगा, क्योंकि वही जो आपके सीनियर्स है, जो वो मल्टीपल टाइम्स जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है, वो वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि बस आप उन क्वेश्चंस को देखें कि उनका नेचर कैसा है, और सिलेबस में किस किस पॉइंट से डिराइव हो रहा है, और आपको कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ मॉडर्न आंसर्स उनके बना के रख लेते हैं, तो वही आई थिंक बहुत हेल्प करेंगे आपकी। और इस तरीके से आप इंश्योर कर लेंगे कि आप जो
एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी का, जैसे यूपीपीसीएस का पैटर्न जैसे चेंज हुआ है, आप उस तरीके से तैयारी कर पाए और आप समझ पाए कि पैटर्न क्या रहा है। चलिए पढ़ाई की बात हो गई। अच्छा ये बताइए, आपने तो एक लैंडमार्क सेट कर दिया घर में, छोटी बहन है और भाई है, तो क्या उनको क्या बनना है? दीदी की तरह पीसीएससी एग्जाम बनना है कि या फिर कुछ और सोच रहे हैं? सर उनका मेरी सिस्टर का अभी इंटरेस्ट रिसर्च में, वो उसमें जाना चाहती है, और भाई का सिर्फ अभी 12th हुआ है, तो वो ही वुड डिसाइड हिज इंटरेस्ट लेटर ऑन, देखते हैं उसे क्या बनना है। ऐसा तो नहीं ना आपका जो बोझ है वो उनके कंधों पे रहता है? दीदी तो टॉप कर जाती हैं, दीदी पास हो जाती हैं, सेकंड रैंक लेते आती हैं, और उनके साथ ज्यादा दबाव रहता हो कि तुम तो पढ़ते नहीं हो। सर आई वुड से ये मेरी फैमिली है, मेरे पापा ने कभी इस चीज पे फोकस नहीं किया, प्रेशर वो हमेशा एग्जाम आने पे भी, कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे मार्क्स कम भी आए हैं 9th और इन सब में, तब भी वो उनका फोकस कभी ये नहीं रहता था कि तुम्हारे परसेंटेज कितने हैं, वो हमेशा इस चीज पे फोकस कर रही थी कि ठीक है अभी खराब हो गया, नेक्स्ट में से इम्प्रूव कर लो, तो वो प्रेशर तो नहीं है उनके साथ, होपफुली ये रहना भी नहीं चाहिए। आई वुड से कि किसी के भी साथ प्रेशर, उसको प्रेशराइज करना ही गलत है। ओके, तो अब लास्ट कमेंट आपसे कि कोई आप तय जो हमारा वीडियो देख रहा है, अब आपने तो बता दिया क्या क्या तैयारी करना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में क्या तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सोशल मीडिया का कैसे यूज करना चाहिए। अब ये चीज बता दीजिए कि क्या नहीं करना चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। सर ये बार बार आप जी मुझे लगता है बार बार आप खुद को कंफ्यूज ना करें कि आप एक ही पेपर पे आपने पहले किसी और की स्ट्रेटेजी देखी, फिर आप किसी और की देख रहे हैं, फिर टेलीग्राम पे आप किसी और की स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, फिर उस प्रोसेस में क्या होता है कि आप खुद को डाउट करने लगते हैं, तो उस डाउट करने के चक्कर में और मल्टीपल टाइम कंफ्यूजन के उस वजह से ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन जो अपनी तरफ से एक सार से कर सकते थे वो नहीं हो पाती। तो खुद पे बिलीफ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और आप इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास कोई ऐसा सीनियर है या गाइडेंस है जिससे आप अपना जो प्रिपरेशन आपकी है वो किस लेवल पे है वो चेक करा सकते हैं, तो दैट इज मोर देन बेनिफिशियल। आप ट्रैक रखिए कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए इस प्रिपरेशन में, क्योंकि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। जी, so that would be ठीक है सर। all from me. थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सौम्या, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और TV9 की तरफ से आपको बहुत बधाई और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना। तो ये थे सौम्या और अतुल जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ कि कैसे स्टडी करना चाहिए या फिर कैसे पढ़ना चाहिए, आप क्या प्रिपरेशन किस लेवल पे हो। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।